हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेवी साइड। और मैं हूं आपकी मेंटर भावना। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो हमने क्वेश्चन सीरीज शुरू करी है, इसके अंदर हम आपको टॉपिक वाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के शुरू के दो जो टॉपिक्स हैं हमारे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। उनमें से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो सबसे पहला टॉपिक जो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। टॉपिक 2 हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये दोनों टॉपिक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ज़्यादातर इनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो कहता है डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विद। डेवलपमेंट जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाला एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। तो इसे हम कौन से प्रिंसिपल के साथ जो है रिलेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि वो इंटर रिलेशन की बात करता है। सारे जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं अलग अलग, तो हमारा क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिठाता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि ये हमेशा चलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि हमारी जितनी भी डेवलपमेंट है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, वो इकट्ठे चलती रहती है, इंटीग्रेटेड होती है। या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, कि सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं और साथ साथ बढ़ती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्योंकि डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस जो है वो भी वही बात करता है जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी करता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकेम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप्स। किस स्टेज के अंदर, कौन से स्टेज में आके बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होने लगता है अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगता है, उसके लिए वो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके हमारे 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन कहता है अडोलेसेंस, बी कहता है अडल्टहुड, सी कहता है अर्ली चाइल्डहुड और डी कहता है चाइल्डहुड। अगर आप लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि हम किस उम्र में जाके अपने दोस्तों को बहुत अहमियत देने लगते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अडोलेसेंस है। अडोलेसेंस की उम्र में आके बच्चा जो है उसके लिए उसके दोस्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वो उसका सेंटर पॉइंट हो जाते हैं, वो सब कुछ उनके हिसाब से करना चाहता है, उनको पसंद आना चाहता है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है वो उस ग्रुप के अंदर। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज। उन्होंने पूछा कि इंसान का जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो हमारा विकास है, उसे हमने कितने हिस्सों में जो है बांटा है। ऑप्शन नंबर ए फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। ऑप्शन नंबर बी फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। ऑप्शन नंबर सी इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल साइकोलॉजिकल। या फिर ऑप्शन नंबर डी साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। तो अब आप इसको इस तरीके के क्वेश्चंस में अक्सर ये होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोगों को ये समझना है कि कौन सी जो डोमेन है यहाँ पे वो कौन से 4 चीज़ों के बारे में जो सही तरीके से बात कर रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वो हमारा ऑलरेडी मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, तो वो ऑब्वियसली हमारा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, यानी कि शारीरिक, दिमाग से, इमोशनली और साथ साथ में सामाजिक विकास जो है हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन नंबर सी और डी देखते हो तो उन्होंने जो साइकोलॉजिकल की बात करी है और साथ में कॉग्निटिव की बात करी है, वो दोनों जो है वो एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमारा कहता है अडोलेसेंस में एक्सपीरियंस। अब उन्होंने पूछा कि अडोलेसेंस जो हैं, यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं 11 to 18 ईयर्स के बच्चे, वो किस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो
फेस करते हैं एक तरीके से। ऑप्शन नंबर ए, फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, ऐसे जो उनको डर रहता है, एक फीलिंग रहती है डर की कि उन्होंने बचपन में जो बुरे कर्म करे हैं या पाप करे हैं, जो हम बचपन में ऐसे सोचते हैं कि मैंने झूठ बोला है तो मैंने बहुत बड़ा पाप करा है, वो चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचना है, एक्सपीरियंस करते हैं वो उसे। ऑप्शन नंबर बी, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि मैं सच में क्या हूँ। ऑप्शन नंबर सी, फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन अबाउट लाइफ कि ज़िंदगी में मुझे क्या करना है, ज़िंदगी में मेरा क्या नज़रिया है। ऑप्शन नंबर डी, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देम सेल्फ। तो अडोलेसेंस जो है वो हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेशन पीरियड होता है, उस टाइम के अंदर हमारी जो है वो आइडेंटिटी डेवलप हो रही होती है। तो एक बच्चा जो है वो खुद को खोज रहा होता है, उस उधेड़-बुन में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है और अपने आप को लेके कंसर्न्ड रहता है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है विच इज़ द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट नहीं लिखा है। हम लोग क्वेश्चन इतनी जल्दी में पढ़ते हैं कई बारी कि गलत उसको पढ़ लेते हैं और जवाब उस हिसाब से दे आते हैं जो कि हमारे हिसाब से सही है, पर बाद में उसका रिग्रेट हमें होता है। तो हमें क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है। वो कहते हैं कौन सा गलत तरीका है कि हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं गलत तरीके से। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में वो कहते हैं लेटिंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टेडली ऑन अ टॉपिक कि हम बच्चे को बिना रुके किसी टॉपिक पे बात करने दें। ऑप्शन नंबर बी, डिसअप्रूविंग द यूज़ ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, यानी कि हम जो बच्चे की मदर टंग है, मातृभाषा है, हम उसे डिसअप्रूव कर दें, यानी कि हम मना कर दें कि सपोजिंगली मैं बोल दूँ आप क्लास में बिल्कुल भी हिंदी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आते ही मैं बच्चे को इस तरीके की बातें अगर बोलती हूँ तो वो गलत है एक तरीके से। ऑप्शन नंबर सी, सपोर्टिंग इनिशिएशन टेकन बाय चिल्ड्रन, मतलब कि हम बच्चे को सपोर्ट करते हैं कि वो खुद इनिशिएटिव लेता है कि मैम मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे को ये करना है। ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूजिंग लैंग्वेज, हम बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाषा का प्रयोग कर सके। तो यहाँ पे इनकरेक्ट वे जो पूछा है तो उसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, डिसअप्रूविंग द यूज़ ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। क्योंकि हमेशा ये बात कही जाती है टीचिंग के अंदर, आपको पता होगा कि हमें बच्चे को एनकरेज करना है उसकी मातृभाषा यूज़ करने के लिए और उसे एज अ रिसोर्स हमें क्लासरूम के अंदर यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है ह्यूमन डेवलपमेंट इज, इंसानों का विकास जो है वो क्या है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में होता है, या फिर क्वालिटेटिव, क्वालिटी में होता है। ऑप्शन नंबर सी, अनमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि हम उसे मेजर नहीं कर सकते कुछ हिस्सों तक। ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे जो है बेटा हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव हो गया जो हम फिजिकली ग्रो करते हैं, हाइट एंड वेट जो है, हमारा बॉडी मास जो है, वो सब हमारा क्वांटिटेटिव में आ जाता है। एंड क्वालिटेटिव इज़ कि हम मेंटली जो है डेवलप करते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। वो कहते हैं इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, कौन सा जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रोल्स और बिहेवियर्स जो कि एक ग्रुप में जो है एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन कौन से टाइम पे, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के अंदर। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड की यहाँ पे बात करी है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड हमारा कौन सा होता है बेटा, वो हमारा 3 to 6 ईयर का होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड की यहाँ पे इन्होंने बात करी है, उसमें उन्होंने हमें ऑप्शंस जो हैं वो दिए हैं, सिबलिंग्स एंड टीचर्स, टीचर्स एंड पेयर्स, peers एंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो इसका आंसर जो है बेटा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। क्योंकि उस टाइम पे जो है बच्चे के लिए ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो जो है बच्चे को उस टाइम पे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप्स फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। लेटर चाइल्डहुड पूछा है, अर्ली चाइल्डहुड मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारा 3 to 6 ईयर्स होता है। तो लेटर चाइल्डहुड जो है वो हमारा अगर मैं आपसे बोलूँ टोटल चाइल्डहुड हमारा कितना होता है, तो टोटल चाइल्डहुड जो है वो हमारा 3 to 11 ईयर्स का होता है। तो यहाँ पे हमसे लेटर की बात करी है, तो लेटर जो है बेटा वो हमारा 6 to 11 ईयर्स तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इसका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज़ फ्रॉम, इन्फेंसी की बात की है, एक इन्फेंट जो बच्चा जब पैदा होता है उसकी यहाँ पे बात करी है, शिशु अवस्था की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है उन्होंने हमें बर्थ टू 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी बोला है बर्थ टू 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी है 2 to 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी है बर्थ टू 1 ईयर। यानी कि हमें इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। अब आपको पता होगा जितने भी बच्चे पढ़ते हैं कि इन्फेंसी जो है वो हमारी बर्थ टू 2 ईयर्स तक जो है वो कहलाती है। 10th क्वेश्चन में वो हमसे कहते हैं इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज़ मोर डैश रेदर देन डैश। मिडिल चाइल्डहुड के अंदर जो हमारी स्पीच है वो क्या होती है और क्या नहीं होती है। तो जब हम छोटे होते हैं, बच्चा छोटा होता है, तो उसकी स्पीच जो है वो ईगो सेंट्रिक होती है। ये हम सब जो टीचिंग वाले बच्चे हैं हम सबको ज़्यादातर पता होता है कि बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को नहीं ले पाता है और अपने पर्सपेक्टिव्स को ही समझने की कोशिश करता रहता है और अपने आप से बातें करता है, अपने आप को समझाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे की स्पीच जो है वो ईगो सेंट्रिक होती है और सोशलाइज्ड नहीं होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इसका सही जवाब है कि बच्चे की स्पीच जो है वो मोर ईगो सेंट्रिक होगी और कम से कम सोशलाइज्ड होगी। यानी कि वो दूसरों के साथ बहुत कम इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, या फिर करता भी है तो सिर्फ अपनी बात ही दूसरों को समझाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। पेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग तरह से सब लोगों के अंदर होती है। किसी में बहुत धीरे होती है, किसी में बहुत तेज़ होती है। हम सब लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा लेट बोलते हैं, कुछ बच्चे जल्दी चलने लगते हैं, कुछ बच्चे लेट चलते हैं। तो वो वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या फॉलो करती है, अ टो टू हेड पैटर्न कि हम पहले पैर संभालता है बच्चा फिर एंड में अपना सर संभालता है, या फिर हैफेजर्ड कि एक तरीके से बच्चा जो है वो ढंग से संभाल नहीं पाता है, डेवलपमेंट जो है वो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करती है। सी एंड अनप्रिडिक्टेबल कि अनप्रिडिक्टेबल है, हम नहीं कह सकते कब क्या बच्चा डेवलप करेगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी अ सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली कि वो सीक्वेंस में होएगी और एक ऑर्डर में होगी। तो इसका आंसर जो है बेटा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, अ सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली कि वो एक ऑर्डर में होती है और एक सीक्वेंस में होती है। फॉर एग्जाम्पल पहले बच्चा जो है धीरे धीरे अपना सर संभालना सीखता है, बैठना सीखता है और फिर धीरे धीरे खड़े होकर चलने लगता है, अपने पैर संभालने लगता है और अपनी बॉडी को संभालने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ। डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाती है जन्म होते ही और ख़त्म भी हो जाती है जन्म होते ही। ऑप्शन नंबर बी सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट कि बच्चा जो है वो कौन सी सोसाइटी में रहता है, उसका कल्चर कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक बच्चे के विकास में प्ले करता है। ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट इज़ यूनिडायमेंशनल, डेवलपमेंट जो है वो एक ही दिशा में होता है। या डेवलपमेंट इज़ डिस्क्रीट, डेवलपमेंट जो है वो डिस्क्रीट है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा सही है। तो डेवलपमेंट जो है वो हमारा मल्टी डायमेंशनल है कि वो अलग अलग दिशाओं के अंदर होगा, इमोशनली भी होगा, सोशल भी होगा, फिजिकल भी होगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो हमारा बेटा इसका सही जवाब है, क्योंकि उन्होंने करेक्ट हमसे पूछा था यहाँ पे। तो सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है अर्ली चाइल्डहुड इज़ डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जब बच्चा 3 to 6 ईयर्स के बीच में होता है तो वो कैसा पीरियड है बच्चे के भाषा सीखने के लिए, भाषा विकास के लिए। तो आप लोगों को पता होगा, ये इसका जवाब मैं उम्मीद करती हूँ ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा कहता है अ नॉट सो सिग्निफिकेंट कि बहुत ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एन इम्पॉर्टेंट पीरियड है। ऑप्शन नंबर सी अ सेंसिटिव, एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है। ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रल यानी कि कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है बेटा वो बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। बच्चा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जो है सीख जाता है और बोलने की कोशिश करता है। तो इसका आंसर जो है हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी अ सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। सेम क्वेश्चन है, उसको दूसरी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करनी है। उन्होंने सिर्फ शब्दों का घुमाया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, फिर से सेम बात पूछी है कि सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अर्ली चाइल्डहुड कैसा पीरियड होता है, यहाँ पे पूछा है सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है। तो आपको अभी पता ही है, हमने इससे ऊपर ही वो क्वेश्चन करा है। तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है एट लोअर क्लासेस प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन। छोटी क्लासेस के अंदर जो हम खेल से बच्चों को सिखाते हैं वो किस चीज़ पे बेस्ड है। थियोरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स की, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स की जो थियोरी है उस पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग पे, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे, या फिर सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पे। सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पे इन्होंने बोला है किस पे बेस्ड है। तो अब आप लोग जो है यहाँ पे तीनों ऑप्शन में आपने देख लिए हैं, तो यहाँ पे किस में बेस्ड होगा, ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग में ये हमारा बेस्ड होगा कि हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो इसके बारे में हमें बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड नहीं होते हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हैं अलग अलग। ऑप्शन नंबर बी इट डज़ नॉट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल, कि सबके लिए जो है सेम स्पीड से जो है डेवलपमेंट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर। डेवलपमेंट जो है एक ही लाइन में हमेशा चलती रहती है, ऊपर नीचे नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। डिसकंटिन्यूस प्रोसेस मतलब कि थोड़े टाइम होगा फिर नहीं होगा, फिर थोड़े टाइम बाद होने लगेगा फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें पता है डेवलपमेंट इस तरीके की नहीं होती। डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हमने ऊपर पढ़ा था। डेवलपमेंट जो है वो लीनियर नहीं होती है, सिर्फ एक तरह से नहीं चलती। कभी बहुत स्पीड से होती है बचपन में, थोड़े बड़े होते हैं थोड़ी स्लो हो जाती है, तो वो हमेशा लीनियर नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए जो बोलता है इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि वो इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे प्रोसेसेस। तो इसका आंसर जो है बेटा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। इट डज़ नॉट प्रोसीड एट सेम पेस फॉर ऑल। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कुछ लोग जो है वो थोड़ा धीरे विकास होता है उनका, कुछ लोगों का थोड़ा जल्दी विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बेटा अ चाइल्ड कमिंग टू प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम क्राइज प्रोफ्यूसली आफ्टर 2 years व्हेन द सेम चाइल्ड गोज टू द प्राइमरी स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम ही डज नॉट एक्सप्रेस हिज टेंशन बाय क्राइंग, rather his shoulder and neck muscle become tense. This change in behavior can be explained on the basis of which of the following principle. अब वो कहते हैं एक बच्चा जो है जब वो शुरू में स्कूल जाता है तो बहुत रोता है और अपनी टेंशन जो है उस तरीके से दिखाता है। जब वही सेम बच्चा 2 साल बाद दूसरे स्कूल में जाता है तो अब वो रोता नहीं है, अब वो रोया नहीं, अब उसकी नेक मसल्स और शोल्डर मसल्स जो हैं वो टेंस होने लगी हैं और टेंशन के मारे झुकने लगी हैं, या फिर उसे शायद उसमें दर्द होने लगा है। तो ये जो बिहेवियर में चेंज एक बच्चे के आया है, उन्होंने पूछा ये कौन से प्रिंसिपल की हम यहाँ पे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ सिक्वेंशियल मैनर। डेवलपमेंट जो है वो सीक्वेंस में हो रही है। ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल। डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअल है, कभी कभी होती है। ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से विकास होता है। डेवलपमेंट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट जो है वो कैरेक्टराइज्ड होती है कि कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे और कुछ कुछ इंटीग्रेशंस वहाँ पे होंगी। तो इसका आंसर जो है बेटा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। डेवलपमेंट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब उन्होंने पूछा कि इनमें से जो है कौन सा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट, कि डेवलपमेंट के सारे एरियाज जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। ऑप्शन नंबर बी ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरैक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, कि सारे डेवलपमेंट जो हैं वो रिजल्ट करते हैं एक इंटरैक्शन से
किस तरीके से जब हम मैच्योर हो जाते हैं और एक्सपीरियंस हम धीरे धीरे लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड्स एट एन इक्वल रेट। सारी डेवलपमेंट और लर्निंग जो है वो हमेशा सेम रेट पे ही चलती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल डेवलपमेंट फॉलोज द सीक्वेंस। ऑल डेवलपमेंट्स जितनी भी हैं वो सारी एक सीक्वेंस जो है फॉलो करती हैं। तो इसका आंसर जो है बेटा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है कि सारी डेवलपमेंट जो है और लर्निंग जो है वो इक्वल रेट पे नहीं चलती हैं। उनकी रेट जो है वो अलग अलग हो सकता है। कभी कोई डेवलपमेंट जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हमारी जो है वो एकदम से एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा हो जाती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी अर्ली चाइल्डहुड में ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें जो हैं डिफ़र करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड, कॉम्प्लेक्स और हार्ड। ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक एंड जर्नल। ऑप्शन नंबर सी सिंपल एंड इजी। ऑप्शन नंबर डी जनरल टू स्पेसिफिक। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है, स्पेसिफिक टू जनरल होती है, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो हमारा इसका ऑप्शन है जनरल टू स्पेसिफिक। पहले हम जनरली ग्रो करते हैं, फिर स्पेसिफिक जो है हमारे कुछ कुछ जो पार्ट्स हैं, कुछ कुछ हमारे डेवलपमेंट के जो हिस्से हैं वहाँ पे डेवलपमेंट जो है होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द सेल्फोलोकैडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। जो ये सेफेलोकैडल प्रिंसिपल है बेटा ये बात करता है कि डेवलपमेंट किस हिसाब से प्रोसीड करती है, क्या एक्सप्लेन करता है, वो उन्होंने हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कहता है डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, की पहले अलग अलग है फिर इंटीग्रेट कर देती है सबको। हेड टू टो कि बच्चा पहले सर संभालेगा और एंड में अपने पैर संभालेगा। सी रूरल टू अर्बन एरियाज़ की पहले गाँव के लोग सीखेंगे फिर शहर के लोग सीखेंगे। या फिर डी जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शंस की जनरल टू स्पेसिफिक। अब आपको ये याद करना है कि सेफेलोकैडल प्रिंसिपल जो है वो बेटा हेड टू टो की बात करता है, यानी कि बच्चा जो है सबसे पहले सर संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है और धीरे धीरे पैर अपने संभालने लगता है और वो अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस करके चल पाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ। ह्यूमन की जो पर्सनालिटी है, एक इंसान की जो पर्सनालिटी बनती है वो किस चीज़ का रिजल्ट है, किस चीज़ से वो बनती है? ऑप्शन नंबर ए ओनली हेरिडिटी, सिर्फ हेरिडिटी से बन जाती है। बी अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन से बन जाती है। सी इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन से बन जाती है। या ओनली एनवायरनमेंट। तो आपको पता है कि जब हम ह्यूमन पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की बात करते हैं कि मुझे मेरे माँ बाप से क्या गुण मिले थे और साथ साथ में मैं कैसे लोगों के बीच में अभी रहती हूँ, मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, वो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है बेटा वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर इज अडॉप्टेड बाय अ सोशली इकोनॉमिकली रिच फैमिली एंड द अदर बाय अ पुअर फैमिली। अब दो जुड़वा भाई हैं, एक को एक अमीर इंसान ने गोद ले लिया है, दूसरे को एक गरीब इंसान ने गोद ले लिया है। आफ्टर 1 year विच ऑफ द फॉलोइंग में बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड अबाउट देयर IQ स्कोर्स। 1 साल बाद जो है उनके IQ स्कोर्स जो हैं उनके बारे में हम क्या देख सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए द बॉय विद पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेट देन द बॉय विद रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली। वो कहते हैं कि जो गरीब फैमिली का बच्चा है वो ग्रेटर स्कोर करेगा, ज़्यादा नंबर लाएगा, और जो अमीर फैमिली का बच्चा है वो कम स्कोर लाएगा। ऑप्शन नंबर बी सोशो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ स्कोर, कि सोशो इकोनॉमिक लेवल से इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा दिमाग कितना तेज़ है। ऑप्शन नंबर सी द बॉय विद रिच सोशो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर दैन द बॉय विद पुअर फैमिली। अब इन्होंने यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन को उल्टा कर दिया है कि अमीर फैमिली का जो बच्चा है उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे और गरीब फैमिली के बच्चे के कम। ऑप्शन नंबर डी बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, कि दोनों जो हैं वो इक्वली ही स्कोर करेंगे क्योंकि वो दोनों शायद ट्विन्स हैं इसलिए। तो इसका आंसर जो है बेटा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि सोशो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट इफेक्ट द IQ स्कोर्स। सोशो इकोनॉमिक लेवल हमारे IQ स्कोर को अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान दिमाग उसका विकास अच्छा है, दिमागी विकास उसका अच्छा हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट अच्छा है और वो अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करता है गरीबी में रह के भी,
अच्छी चीज़ें सीखता है तो उसका आईक्यू स्कोर जो है वो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इनमें से जो है क्या सही है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि वंशानुक्रम और हमारा वातावरण के बारे में इन्होंने बोला है, क्या सही है जब हम एक बच्चे के विकास की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर कंट्रीब्यूटेड 50-50% इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही जो है 50-50% जो है बच्चे की डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, द रिलेटिव कंट्रीब्यूट्स टू अडल्ट्स एंड जीन्स आर नॉट एडिक्टिव। उन्होंने बोला कि जो एनवायरनमेंट है वो मदद करता है लेकिन जीन्स जो है वो ऑब्वियसली मदद नहीं करते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, दोनों जो हैं वो साथ में नहीं चलते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि कोई भी नहीं। तो अब इनमें से कौन सा सही है उन्होंने हमसे पूछा था, तो सही कौन सा है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि हमारे वंशानुक्रम और हमारा वातावरण दोनों ही जो है बच्चे के विकास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं बेटा। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एन अडल्ट टू क्वालिफाई ऑफ द एनवायरनमेंट टू क्वालिटीज़ ऑफ द एनवायरनमेंट। वो कहते हैं जेनेटिक मेकअप जो है, यानी कि मेरे जो वंशानुक्रम है, मेरी जो हेरिडिटी है, वो किस तरीके से वो इम्पैक्ट करेगी मेरी रिस्पॉन्सिवनेस को, कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ अपने आसपास के वातावरण को या एनवायरनमेंट को। ऑप्शन नंबर बी, adoptive children for this is same IQ as their adoptive siblings। उन्होंने बोला कि जिन बच्चों को गोद लिया जाता है उनका IQ जो है अपने बाकी जो सिबलिंग्स हैं उनसे एकदम सेम होता है। ऑप्शन नंबर सी, एक्सपीरियंस डज नॉट इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट। एक्सपीरियंस जब हम कुछ करते हैं तो उससे हमारा दिमागी विकास में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी, इंटेलिजेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय स्कूलिंग। इंटेलिजेंस जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता चाहे हम स्कूल जाएं या ना जाएं। तो सही इन्होंने हमसे पूछा था, तो सही जो है बेटा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि जो मेरा जेनेटिक मेकअप है, यानी कि मेरी जो हेरिडिटी से मुझे गुण मिले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि मैं बड़े होकर अपने एनवायरनमेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। वो कहते हैं द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू। नेचर नर्चर डिबेट जो है वो किस चीज़ को रेफ़र करती है, किस चीज़ के बारे में बात करती है? ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, जेनेटिक और एनवायरनमेंट के बारे में। बी, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट के बारे में। सी, एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी के बारे में। डी, एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग के बारे में। तो अब यहाँ पे जो है बेटा हमें दोनों के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा कि नेचर यानी कि जेनेटिक्स और नर्चर यानी कि एनवायरनमेंट, दोनों की वो यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है व्हाट इज़ मेंट बाय नेचर इन नेचर नर्चर डिबेट। नेचर से क्या मतलब है जब हम नेचर नर्चर डिबेट की यहाँ पे बात करते हैं? ए, बायोलॉजिकल गिवेंस और द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, कि बायोलॉजिकली मुझे क्या मिला है या मेरे वंशानुक्रम के बारे में जो बात करता है वो। ऑप्शन नंबर बी, टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल का टेम्परामेंट कैसा है। ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, कि फिजिकल और सोशल वर्ल्ड जो मेरे आसपास के हैं उसके फोर्सेस के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर डी, द एनवायरनमेंट अराउंड अस, हमारे आसपास के वातावरण के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो हमारा सही आंसर है, क्योंकि नेचर के बारे में इन्होंने हमसे पूछा है तो ऑब्वियसली जो नेचर है वो हमारे बायोलॉजिकल गिवेंस या हेरिडिटी के बारे में यहाँ पे बात करता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है a 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sports person and send her for coaching every day and trained her on weekends. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between. अब एक 6 साल की लड़की है जो कि बहुत अच्छी है स्पोर्ट्स में, उसके दोनों माँ बाप जो हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि उसे कोचिंग भी दिलवाते हैं और ख़ुद भी ट्रेन करते हैं वीकेंड्स पे, ठीक है। तो अब जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो किस वजह से हैं, किन दो चीज़ों के इंटरेक्शन से हैं, आपस में बातचीत से हैं, किस तरीके से हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
हेल्थ एंड ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन, या फिर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि माँ बाप भी स्पोर्ट्स पर्सन है और साथ साथ में उसे कोचिंग भी मिल रही है और माँ बाप भी सिखा रहे हैं, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अ चाइल्ड लर्न्स प्रॉपरली इन एन एनवायरनमेंट विच, एक बच्चा जो है वो प्रॉपरली सीखता है एक वातावरण में जो कि ए गिव्स ड्यू वेटेज टू द इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ चाइल्ड, जो कि वेटेज देता है इमोशंस को और बच्चों के एक्सपीरियंस को। बी गिव्स एम्पल स्पेस टू प्लेस, कि एम्पल स्पेस देता है बच्चे को रहने के लिए। सी देयर इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जहाँ पे स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। डी देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक फ्रेंड्स, जहाँ पे बच्चा जो है दोस्त बना सकता है। तो कैसा होगा जहाँ पे बच्चा सीखना चाहेगा, वो कैसा एनवायरनमेंट होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर होगा, जो कि वेटेज देता है बच्चे के इमोशंस कैसे हैं और बच्चा क्या क्या एक्सपीरियंस उसको है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बींग्स रिलेट टू, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की इन्होंने यहाँ पे बात करी है, वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं? ए डिफरेंसेस इन द एनवायरनमेंट, डिफरेंसेस जो है एनवायरनमेंट में। बी डिफरेंसेस इन हेरिडिटी, वंशानुक्रम में जो हमारे हेरिडिटी हैं वो सबके अलग अलग हैं। सी इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या फिर डी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग सेपरेटली। तो इसका आंसर जो है बेटा हमारा सी होगा कि हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो हर किसी की अलग तरीके से इंटरेक्ट करती है, तो वो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट्स चाइल्ड्स डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में कोई फ़र्क जिससे नहीं पड़ता है? ए कल्चर, बी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सी फिज़िक, या फिर डी क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब ये आपको समझ आ गया होगा कि सी फिज़िक जो है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि मेरी बॉडी जैसी भी हो उससे मेरे डेवलपमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा कल्चर मुझे इफ़ेक्ट करता है, मुझे कैसी एजुकेशन मिल रही है वो मुझे इफ़ेक्ट करती है, मैं किस तरीके का खाना खाती हूँ वो भी मुझे इफ़ेक्ट करता है। तो आज हमने 2 टॉपिक्स की यहाँ पे बात करी थी और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस जो थे वो हेरिडिटी वाले पार्ट में से भी थे इसके अंदर। तो आप लोग जो है इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम बाकी टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस डालते रहें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।